नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसी नस पर हाथ रखने वाले हैं जो सरकारों को बनाती भी है और गिरा भी देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दल बदल की। और हम ये समझेंगे कि कैसे 91वें संशोधन ने इस राजनीतिक खेल को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश की। तो ये जो मुहावरा है ना, आया राम गया राम, इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। बात है 1967 की। हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल। कहते हैं कि उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टियां बदली और बस तभी से ये मुहावरा उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक बन गया, जहां विचारधारा से ज्यादा जरूरी व्यक्तिगत फायदा हो गया था। तो आज हम इस पूरे सफर को समझेंगे, एक प्रॉब्लम से शुरू करके उसके पहले सॉल्यूशन तक, फिर देखेंगे कि वो क्यों फेल हुआ और फिर उसे ठीक करने की कोशिशें आज तक कैसे जारी हैं। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब ये समस्या इतनी बढ़ गई थी कि एक सख्त कानून बनाना जरूरी हो गया। आप अंदाजा लगाइए 1967 से 1971 के बीच, मतलब सिर्फ 4-5 सालों में देश के करीब 4000 चुने हुए विधायकों में से लगभग आधे, मतलब करीब 2000 विधायकों ने अपनी पार्टियां बदल लीं। वजह? अक्सर व्यक्तिगत लाभ। और नतीजा? लगातार गिरती हुई सरकारें और राजनीतिक अस्थिरता। इसी को कहा जाता है पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग। यही वो असल बीमारी थी जिसे रोकने के लिए कानून लाया गया, जहां जनता के वोट की, उनके जनादेश की बोली लगाई जा रही थी, वो भी मंत्री पद जैसे फायदों के लिए। तो इस बढ़ते संकट को रोकने के लिए पहली बड़ी कोशिश हुई 1985 में। 52वें संशोधन के जरिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। तो देखिए, 1985 का ये कानून 2 मुख्य वजहों से विधायकों को डिस्क्वालीफाई करता था। पहला, अगर कोई अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, या दूसरा, अगर कोई पार्टी के व्हिप यानी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोट करे। लेकिन इसी में एक कह सकते हैं एक दरवाजा खुला छोड़ दिया गया। वो था विभाजन का नियम, कि अगर किसी पार्टी के 1/3 यानी 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। और यही आगे चलकर सबसे बड़ी सिरदर्दी बना। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कानून तो बन गया, लेकिन उसकी कमजोरियां बहुत जल्दी सामने आने लगी और मामला पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत में। शुरू में तो कानून ने सदन के स्पीकर को इस मामले में लगभग असीमित शक्ति दे दी थी। उनका फैसला आखिरी होता था और उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। और बस यहीं पर एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। एक बहुत ही लैंडमार्क केस है कि होतो होलोहन वर्सेस जाचिलहू 1992 का। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि देखिए, स्पीकर एक ट्रिब्यूनल की तरह काम कर रहा है, कोई संविधान से ऊपर नहीं है। इसका सीधा मतलब ये था कि स्पीकर के फैसलों की अब न्यायिक समीक्षा हो सकती थी, मतलब अदालतें उनके फैसलों की जांच कर सकती थी। तो अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर। साल 2003 में आया 91st संशोधन, जिसे पुराने कानून में मौजूद कमियों को भरने के लिए ही डिजाइन किया गया था। हो ये रहा था कि वो जो 1/3 सदस्यों वाले स्प्लिट का नियम था ना, उसका जबरदस्त मिसयूज हो रहा था। उसे एक तरह से थोक में दल बदल करने का कानूनी रास्ता बना लिया गया था। कानून का मकसद ही खत्म हो रहा था। तो 91वें संशोधन ने जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव किया वो यही था। इसने स्प्लिट यानी विभाजन वाले 1/3 के नियम को पूरी तरह खत्म कर दिया और उसकी जगह मर्जर यानी विलय का नियम लाया गया। अब अगर दल बदल को कानूनी रूप देना है तो पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों को दूसरी पार्टी में विलय के लिए राजी होना होगा, जो कि बहुत बहुत मुश्किल है। तो यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। 91st अमेंडमेंट ने सिर्फ दल बदल को मुश्किल नहीं बनाया, बल्कि दल बदल करने की जो सबसे बड़ी वजह थी, मतलब मंत्री पद का लालच, उसी पर लगाम कस दी। पहला तो ये कि अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज हाउस की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। और दूसरा, अगर कोई दल बदलू डिस्क्वालीफाई होता है तो वो तब तक मंत्री नहीं बन सकता जब तक वो दोबारा चुनाव जीतकर ना आ जाए। मतलब इंसेंटिव ही खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना कि हर ताले के लिए कोई ना कोई चाबी बन ही जाती है। कानून को सख्त तो किया गया, लेकिन इसे भी सर्कमवेंट करने के, मतलब इससे भी बचने के नए तरीके निकाल लिए गए। तो ये है वो नया तरीका, रेजिग्नेशन लूपहोल। और इसे समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है 2020 का मध्य प्रदेश का राजनीतिक संकट। देखिए होता क्या है, कुछ विधायक इस्तीफा दे देते हैं,
इससे सदन में सरकार का बहुमत कम हो जाता है और सरकार गिर जाती है। फिर यही विधायक उपचुनाव में नई पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और नई सरकार में मंत्री भी बन जाते हैं। तो तकनीकी तौर पर यह दल बदल नहीं है, लेकिन असल में तो कानून की आत्मा का ही उल्लंघन है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? इन नई खामियों को दूर करने के लिए क्या सोचा जा रहा है? चलिए देखते हैं। तो आज इस पर लगातार बहस चल रही है। कुछ मुख्य सुझाव जो सामने आए हैं वो ये हैं कि स्पीकर की जगह कोई स्वतंत्र बॉडी हो जो इन मामलों पर फैसला करे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। या फिर जो विधायक इस्तीफा दें उन्हें उस विधानसभा के बाकी कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने से ही रोक दिया जाए, ताकि ये रेजिग्नेशन लूपहोल बंद हो सके। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये कानून राजनीतिक भ्रष्टाचार की इस बीमारी का इलाज कर रहा है या सिर्फ उसके लक्षणों को, उसके सिम्टम्स को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है? ये पार्टी के अनुशासन और एक चुने हुए प्रतिनिधि की अपनी सोच के बीच संतुलन की एक बहुत ही जटिल कहानी है, जो आज भी